नमस्कार मित्रों। 29 मार्च 1931 कांग्रेस का रांची अधिवेशन। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, उस समझौते को मोहर लगाना इस अधिवेशन का मूल उद्देश्य था, जिसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। फ्लैशबैक में आते हैं। सिर्फ 6 दिन पहले 23 मार्च 1931 को भारत के सबसे बड़े हीरो, यूथ आइकन और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पोस्टर बॉय भगत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ फांसी की सजा दे हो जाती है। यह घटना भारतीयों को व्यथित कर जाती है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। समाचार पत्रों तथा अन्य माध्यमों से काफ़ी निंदा की जाती है। पूरी दुनिया में इस घटना को अलग अलग तरीके से निंदा की गई। भारत में भी चरम पे था और इसके केंद्र में थे महात्मा गांधी, क्योंकि एक बड़े धड़े का ये मानना था कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की फांसी की सजा को रुकवाने में कोई पहल नहीं की। अब ये तो एक अलग विषय है, इस पर हम लोग कभी बाद में बात करते हैं। महात्मा गांधी कराची पहुंचते हैं। कराची में युवाओं का एक दल उन्हें बहुत बड़ा विरोध करता है। महात्मा गांधी मुर्दाबाद, गांधी गो बैक, भगत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। उन्हें काले झंडे दिखाए गए, काले कागज के फूल पेश किया गया तथा बहुत बुरी तरह से उन्हें मैन हैंडलिंग किया गया। इस घटना से व्यथित होकर गांधी जी ने जिस शख्स को याद किया था, आज हम लोग भी उसी शख्स को याद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 23 जनवरी है और आज का दिन सबसे पराक्रमी और अदम्य साहस के प्रतीक सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। अभी तक जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के एक मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अपने 14 भाई बहनों में 9वें नंबर पर थे। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही काफ़ी मेधावी थे। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े। वहाँ की एक घटना अलग है, उस पर हम लोग नहीं आते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारे केंद्र बिंदु में सुभाष बाबू हैं और उनका पराक्रम है। 1919 में सुभाष चंद्र बोस दर्शन शास्त्र के साथ, प्रतिष्ठा के साथ अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करते हैं और सितंबर 1919 में लंदन चले जाते हैं आईसीएस की परीक्षा में भाग लेने के लिए। आईसीएस की परीक्षा में बैठते हैं। 1920 में रिजल्ट आता है और पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया कहने का मतलब यहाँ है कि ब्रिटेन के अधीन जो दुनिया थी, पूरी दुनिया में वो 4थे स्थान पे आते हैं। वो अपने बड़े भाई और उनके सबसे करीबी जो थे शिशिर बोस, उनको पत्र लिखते हैं कि आईसीएस की परीक्षा तो मैं पास कर गया, लेकिन मैं आईसीएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहता हूँ। मेरे मन मस्तिष्क पर दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष का कब्जा है और मैं यहाँ इस तरह से बैठकर आईसीएस बनकर अंग्रेजों की गुलामी करना कतई मुझे पसंद नहीं है। मैं भारत आकर और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना चाहता हूँ। शिशिर बोस ने तुरंत यह बात अपने माता पिता को बताई और माता पिता के भी सुभाष की बात को माननी पड़ी। अप्रैल 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने उस समय के जो भारत के सचिव थे माउंटेन्यू, उनको पत्र लिख करके त्याग पत्र दे दिया और जून 1921 में भारत चले आए। भारत आकर रविन्द्रनाथ टैगोर के सलाह पर महात्मा गांधी से मिलते हैं बम्बई में। महात्मा गांधी उन्हें चित्तरंजन दास के साथ काम करने को लिए कहते हैं। चित्तरंजन दास के साथ सुभाष चंद्र बोस ने बहुत कुछ सीखा और उनके साथ काम करना प्रारंभ किया और जल्द ही भारत के एक युवा नेता के रूप में उभर गए। एक दूसरा कहानी शुरू होती है 1938 से। क्या दोस्तों, 1938 का हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ। वे कांग्रेस को बदलना चाहते थे, उसमें कुछ परिवर्तन चाहते थे।
और इसी उद्देश्य से अगले साल मतलब कि 1939 में भी कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा, जिसे हम कह सकते हैं कि दक्षिणपंथी धड़ा, स्वयं महात्मा गांधी भी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस दोबारा अध्यक्ष बने। लेकिन सुभाष बाबू अड़े थे कि नहीं, अध्यक्ष मैं बनूंगा। महात्मा गांधी ने अपना एक अलग उम्मीदवार खड़ा किए, पट्टाभी सीतारमैया को, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने हराकर दोबारा अध्यक्ष पद का चुनाव जीता। यह महात्मा गांधी के लिए एक धक्का देने वाली बात थी। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा भी कि सीतारमैया की हार मेरी हार है। खैर, बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं दिया, जिसके बाद सुभाष बाबू ने कांग्रेस से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के अंदर ही एक नया दल बनाया, जिसे हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉक कहते हैं। वहां से शुरू होती है सुभाष चंद्र बोस की एक अलग कहानी। अब सुभाष चंद्र बोस को लड़ाई एक अलग ढंग से लड़ना शुरू हुआ और यह एक तरीका ऐसा था कि भारत के सारे नेता भारत के अंदर अंग्रेजों के विरोध कर रहे थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भारत के बाहर विभिन्न देशों से घूमकर एक अलग अपना फौज तैयार किए और उस फौज की मदद से वो भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। वो अफगानिस्तान, रूस होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं। उस समय के जर्मनी के चांसलर से 22 मई 1942 को हिटलर से मिलते हैं, लेकिन हिटलर ने भारत के विषय में कुछ खास रुचि नहीं दिखलाई, जिसके बाद 1943 में वे वापस मेडागास्कर के रास्ते पूर्वी एशिया में आ जाते हैं। पूर्वी एशिया में उन्होंने अपना एक ठिकाना बनाया और वहाँ भारतीयों को एकत्रित करना शुरू किया और वहाँ से उन्होंने एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में पहले से जो आज़ाद हिंद फौज था, उसे उन्होंने संगठित कर एक सशक्त फौज के रूप में लिया। इस बीच जापान के जो प्रधानमंत्री थे जनरल होतो, वो नेताजी के व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने नेताजी को बुलवाया। नेताजी ने जापान के जो संसद है, जिसे हम लोग डाइट कहते हैं, उसमें उन्होंने एक भाषण भी दिया और जापानियों के सहयोग से पहली बार इम्फाल में, मणिपुर के इम्फाल में एक असफल आक्रमण हुआ। इसके पीछे की कहानी पे आते हैं, लेकिन उसके पहले मई 1944 में भारत के लोगों से आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने बहुत ही भावुक भाषण दिया था। रेडियो रंगून से संबोधित करते हुए पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया और उन्होंने उनसे अपना आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगा। इम्फाल का जो आक्रमण था वो जापानियों के असहयोग के कारण असफल हुआ। दरअसल जापानी चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज का जो स्वरूप हो वो प्रतीकात्मक हो और सिर्फ 2000 तक ही सीमित रहे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज कम से कम 2 लाख लोगों का एक संगठन बने और आज़ाद हिंद फौज अपने आप इतनी सक्षम हो कि वो भारत की लड़ाई लड़ने के लिए एशिया में पहली बार स्वतंत्र आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सुभाष चंद्र बोस ने किया। लेकिन बहुत जल्द ही घटनाएं परिवर्तित हुई। भारत में 1942 हम जानते हैं कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जिसे पूरी तरह से अंग्रेजों ने कुचल दिया और उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान और जर्मनी का जो गुट था, उस गुट पर परमाणु हमले के बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। जापानियों ने आत्मसमर्पण किया और उसके कुछ ही दिन के बाद 18 अगस्त 1945 को एक रहस्यमयी प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु हो जाती है। हालांकि आज भी यह पहेली है,
एक बहुत बड़ा धड़ा यह नहीं मानने के लिए तैयार है कि सुभाष चंद्र बोस का मृत्यु उस प्लेन क्रैश में हुआ था। बहरहाल सदी का जो शताब्दी अंक न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा प्रकाशित हुआ, उसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस भारत के जॉर्ज वॉशिंगटन हैं। अंग्रेजों ने भी कई बार यह बात लिखी थी, अपनी इच्छा जताई थी कि उन्हें महात्मा गांधी से उतना डर नहीं है जितना कि सुभाष चंद्र बोस से उन्हें रहा है। सुभाष चंद्र बोस की पूरी कहानी एक फिल्मी पटकथा की तरह लगती है, एक हॉलीवुड फिल्म की तरह लगती है कि कैसे एक व्यक्ति भारत के बाहर रहकर विभिन्न देशों में घूमते हुए अपनी एक स्वतंत्र सरकार बनाई, अपनी एक फौज तैयार की, एक महिलाओं के ब्रिगेड अलग बनाया जिसे झांसी की रानी ब्रिगेड कहा गया, पुरुषों के ब्रिगेड अलग बनाया जिसे गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड नाम दिया। और ये सारा चीज़ भारत से बाहर रह करके संगठित करना, इतने सारे लोगों को संगठित करना, धन इकट्ठा करना, बिल्कुल एक कहानी की तरह लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। 2021 में आज़ाद हिंद फौज को 75 साल पूरे हुए और इस 75 साल पूरे होने पर भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को मनाने का निर्णय लिया। और ये सही भी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहस और पराक्रम के प्रतीक हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें नमन करते हैं। जय हिंद,